गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स के। आप इस वीडियो को या तो इंट्रो वीडियो मान सकते हैं या फिर डेमो वीडियो मान सकते हैं। भाई हम फिजिक्स को बिल्कुल जीरो से या बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और हम तब तक पढ़ेंगे जब तक आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स से, सभी क्वेश्चन को आप करके देख सकते हैं फिजिक्स पढ़ने के बाद। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने शेयर कर देना। भाई हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि पहली ही क्लास से वो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकें। और हम अपने चैनल पर केमिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं भाई, और फिजिक्स ज्योग्राफी की सीरीज काफी वीडियो उनकी हो चुकी हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उन वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। तो देखते हैं, देखो फिजिक्स के बारे में आप इंट्रो कह सकते हैं इसे या फिर डेमो क्लास कह सकते हैं। भाई क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फिजिक्स या फिर फिजिक्स कह सकते हो आप, नहीं तो भौतिक विज्ञान। सही है, समझेंगे। देखो इस वीडियो में बिल्कुल बारीक चीजें या बिल्कुल बारीकियों से मैं आपको समझाने वाला हूं जो आगे तक की बहुत सारी चीजों के लिए आपकी बैकबोन साबित हो सकती हैं। तो आप ध्यान से समझे। भाई देखेंगे, देखो अगर भौतिक विज्ञान की बात करें, हम भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो ये जो भौतिक विज्ञान होती है वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस की ही एक शाखा होती है। और ये जो आपकी प्राकृतिक विज्ञान की जो भौतिक विज्ञान शाखा है, इसी को मूल शाखा भी आप कह सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं भाई? मूल शाखा, यानी कि फंडामेंटल जो आपकी ब्रांचेस होती है वही भौतिक विज्ञान कहलाती है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो एक प्रकार से आप भौतिकी को सबसे मूल शाखा मान सकते हैं विज्ञान की। यानी कि विज्ञान जब से प्रारंभ हुआ तो ना तो पहले हमें बॉटनी देखने को मिलती, ना केमिस्ट्री देखने को मिली, ना ही हमें जूलॉजी देखने को मिली। यानी कि सबसे पहले हमने किसे पढ़ा था भाई? भौतिकी को। तो मैं बिल्कुल पहले चरण से ही आपको समझाना शुरू करता हूं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो देखो अभी हम फिजिक्स तक भी आएंगे भाई, विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो आप छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई कि विज्ञान वास्तव में क्या होता है। आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को या अध्ययन को किस प्रकार से जाना जाता है भाई? विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यही डेफिनेशन आप पढ़ते हुए आते हैं। अगर किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या फिर अगर इसका संधि विच्छेद करें तब भी हमें यही चीजें प्राप्त होती हैं। विज्ञान को अगर बी प्लस ज्ञान में ब्रेक करते हैं तो बी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब मान सकते हैं आप अध्ययन से। तो इसका भी मतलब वही हो गया भाई कि किसी भी विषय का अगर विशेष अध्ययन किया जाए, तो वही क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। तो चाहे आप इस तरह से पढ़ लें इसकी डेफिनेशन या फिर इस तरह से पढ़ लें। वास्तव में जो विज्ञान होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? साइंस। और ये जो साइंस शब्द है ये एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है भाई? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। साइंटिया कहते हैं इसका लैटिन भाषा का शब्द जो है साइंटिया। तो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से लिया गया है। और ये जो लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया है इसका मीन्स भी यही होता है। इसका मीन्स होता है जानना, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है जानना, या लिख सकते हैं टू नो या फिर जानना। तो इसे पूरा कैसे बना सकते हैं आप? यदि किसी विषय के बारे में आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं या विशेष रूप से उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। या फिर ये जो शब्द है जानना, यहीं से विज्ञान का जन्म होता है। आप कह सकते हैं ये जो शब्द आप देख रहे हैं जानना, टू नो, इसी से आपके विज्ञान का जन्म होता है। कैसे?
मानव के अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो जिज्ञासा, जिज्ञासा पाई जाती है भाई, और दूसरी होती है उत्सुकता, जिज्ञासा और दूसरी उत्सुकता। तो ये जो दो शब्द आप देख रहे हैं, वास्तव में विज्ञान की उत्पत्ति के मूल कारण यही माने जाते हैं। मानव के अंदर जो जिज्ञासा और उसकी जो उत्सुकता है किसी भी चीज को लेकर, वही है विज्ञान के उत्पन्न होने का कारण। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, आप लिखते हुए चले इन बातों को, हर एक बात आपको लिखनी है कि हमारी प्रकृति में चारों ओर घटने वाली जो घटनाएं हैं, हमारी चारों ओर प्रकृति में जो घटने वाली घटनाएं हैं, मानव के अंदर प्रारंभ से ही उन्हें जानने की जिज्ञासा रही है और उस बात की उत्सुकता रही है कि वास्तव में ये घटनाएं हो कैसे रही हैं। जैसे तारों का रात में चमकना या फिर तारों का टूटना, वास्तव में ये कैसे हो रहा है, इस बात की उत्सुकता। या फिर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन कैसे होता है, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, बरसात के दिनों में आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो ये बहुत सारे सवाल थे जिन्हें जानने के लिए व्यक्ति ने प्रयास करने शुरू किए। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे चलते हुई गाड़ी अचानक से रुक जाती है तो आगे की ओर क्यों जाते हैं हम, या फिर रुकी हुई गाड़ी अचानक से चलती है तो हम पीछे को क्यों गिरते हैं भाई। तो ये बहुत सारे सवाल थे जो मन में थे भाई, और इन्हीं चारों ओर प्रकृति में चारों ओर होने वाली इन्हीं घटनाओं को जानने की जो जिज्ञासा और उत्सुकता थी व्यक्ति में, इसी से जन्म हुआ आपका किसका, विज्ञान का। तो आप कह सकते हैं भाई, विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी विषय के अगर विशेष प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन को किया जाए तो उसी को आप क्या कहेंगे, विज्ञान। तो प्रारंभ में विज्ञान को हमने किस रूप में देखा, प्रकृति में चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं, प्रकृति में चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं उन्हीं को विज्ञान कह रहे हैं। तो विज्ञान को प्रारंभ में हम विज्ञान कहकर ना चले, अपितु हम क्या कहकर चले भाई, प्राकृतिक विज्ञान। और आप जानते हैं भाई, समय के साथ साथ मानव का विकास होता रहा है, समय के साथ साथ मानव का विकास होता रहा है, और जैसे जैसे मानव का विकास होता गया उसकी जानने की उत्सुकता और जिज्ञासा और बढ़ती गई, और ये जो प्राकृतिक विज्ञान था इसका क्षेत्र लगातार बढ़ता चला गया। पृथ्वी की सतह के ऊपर के अतिरिक्त भी और चीजों में इसने अध्ययन करना शुरू किया। जैसे पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जानने की कोशिश की, पृथ्वी के अतिरिक्त आकाश में जानने की कोशिश की। तो इसकी दो नई शाखाएं और उत्पन्न हो गई। प्रारंभ में तो केवल कौन सा विज्ञान था, प्राकृतिक विज्ञान, लेकिन जैसे जैसे मानव विकसित होता गया इसकी नई नई ब्रांचें आती गईं, और तीन प्रमुख ब्रांचें आपको इसको देखने को मिलेंगी। तो आप लिखते हुए चले भी प्रत्येक शब्द को, और हर एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है इस वाले टॉपिक से, इंट्रो से। तो देखो, दो शाखाएं और आपको देखने को मिलेंगी। एक तो प्राकृतिक विज्ञान हो ही गया, सही है, और दूसरा होता है आपका अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। इन्हें आप कह सकते हैं जियोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, और इसे आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, और इसे आप कह सकते हैं नेचुरल साइंस। तो ना तो हमें एस्ट्रोनॉमिकल साइंस पढ़ना है और ना ही हमें जियोलॉजिकल साइंस पढ़ना है, हमें पढ़ना है ज्योग्राफिकल साइंस कहते हैं, ना ही हमें पढ़ना है, और हमें पढ़ना है वास्तव में नेचुरल साइंस, हमें पढ़ना है वास्तव में नेचुरल साइंस। तो अब हम इसे देखते हैं। देखो, आप बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जो प्राकृतिक विज्ञान था, जब धीरे धीरे उसका विकास होने लगा तो एक ही विषय के अंतर्गत इतनी ज्यादा चीजों का अध्ययन करना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि पहले हम जो सजीव हैं उनका भी अध्ययन इसी में कर रहे थे, और जो निर्जीव हैं उनका भी अध्ययन इसी में कर रहे थे। तो इसीलिए अब इसे दो पार्ट में बांट दिया गया, अब इसे दो पार्ट में बांट दिया गया। एक वह शाखा जिसमें सजीव का अध्ययन किया जाएगा, और दूसरी वह शाखा जिसमें आपका निर्जीव का अध्ययन किया जाएगा। तो देखेंगे, देखो, एक शाखा बना दी गई भौतिक विज्ञान, एक शाखा बना दी गई भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस कहते हैं इसे, और दूसरी बना दी गई जैव विज्ञान, दूसरी बना दी गई जैव विज्ञान, जूलॉजिकल साइंस बना दी गई भाई।
तो देखेंगे, देखो इसके भी 2 पार्ट कर दिए गए। जब बाद में इसका क्षेत्र बढ़ गया, क्योंकि इसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता था। जैव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता था? सजीवों का। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था निर्जीवों का। किसका अध्ययन किया जाता था? निर्जीवों का। और आप जानते हैं सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जीव जंतु, एक होते हैं जीव जंतु और दूसरी होती हैं वनस्पति। तो इन दोनों को ही किसके अंतर्गत रखते हैं? सजीवों के। जब इसका क्षेत्र थोड़ा सा ब्रॉड या बड़ा हो गया तो इसके 2 भाग कर दिए गए। इसके 2 भाग कर दिए गए, एक तो जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। सही है। आप जानते हैं इसे कहते हैं जूलॉजी और इसे कहते हैं बोटनी। तो जूलॉजी और बोटनी ये 2 पार्ट हो गए। इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन। तो आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा क्षेत्र कितना ज्यादा डेवलप हो गया। वो किस कारण? कि जो अध्ययन कर रहा है व्यक्ति, जो जानने की उत्सुकता है, नई नई बातों को जानने की उत्सुकता है, उसी के कारण एक छोटा सा विज्ञान कितना बड़ा होता जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब निर्जीवों में देखेंगे, देखो निर्जीवों को भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो भौतिकी, एक किस में बांट दिया गया? भौतिकी, फिजिक्स में बांट दिया गया भाई, फिजिक्स में बांट दिया गया। और दूसरा रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री। तो देखो इनके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? जो द्रव्य होता है, द्रव्य का अध्ययन मुख्य रूप से रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जबकि ऊर्जा का अध्ययन ऊर्जा और द्रव्य दोनों ही निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो ऊर्जा का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिकी में, और जो रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है वो द्रव्य के अंतर्गत किया जाता है या द्रव्य में किया जाता है। तो इस वाले सब्जेक्ट को हम पढ़ चुके हैं भाई, अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी वीडियो। अब भौतिकी को देखते हैं। देखो आप ध्यान से समझिए इस बात को। अगर भौतिकी को परिभाषित करें तो जितनी भी शाखाएं हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ये जो भौतिकी है वास्तव में प्रकृति विज्ञान की मूल शाखा है। यही क्या है भाई? मूल शाखा है। क्यों? क्योंकि अन्य जितनी भी शाखा हैं उन सभी पर इसी के ज्ञान का प्रभाव है। उन सभी पर, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपकी जूलॉजी हो, चाहे बोटनी हो, उन सभी पर किसका प्रभाव है? भौतिकी के नियमों का प्रभाव दिखाई देता है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो एक तरह से भौतिकी की भी परिभाषा हम यही मान सकते हैं कि प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वही कहलाती है भौतिकी। भौतिकी प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखो मैं आपको साइंटिफिक रूप से बताता हूं कि वास्तव में फिजिक्स की परिभाषा क्या होती है। तो देखेंगे, देखो ये जो भौतिकी शब्द है, मैं इसे रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा भाई। जो वास्तव में फिजिक्स शब्द है, ये जो फिजिक्स शब्द है, ये वास्तव में आपका यूनानी या फिर आप ग्रीक कह सकते हैं। यूनानी या ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। किससे लिया गया है भाई? फ्यूसिस, या फिर दूसरी तरह से फ्यूसिस आपका ये लिखा होता है FHSU सिस। तो इस चीज का जो अर्थ है, ये फ्यूसिस एक शब्द है, किस भाषा का है? यूनानी या ग्रीक भाषा कह सकते हैं। इस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। तो इससे भी आप मीन्स लगा सकते हैं कि वास्तव में भौतिकी प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में आप लिख सकते हैं, भौतिकी
प्रकृति विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन कर सकते हैं, प्रकृति का, क्योंकि फ्यूसिस लिया ही किससे गया है आपका, प्रकृति से। तो याद रखना इसके बारे में। या फिर एक बात और याद रखेंगे कि वास्तव में जो संस्कृत को हम देखें, अगर हम संस्कृत को देखें तो संस्कृत में भी तो प्रकृति के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रकृति के लिए भौतिकी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, भौतिक, भौतिक संसाधन, भोग विलासता, तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत करते हैं, तो भौतिक। तो आप याद रखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका जो अंग्रेजी शब्द है वो यूनानी या ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। और वास्तव में प्रकृति को संस्कृत में क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। अब देखो इसके अंदर की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक रूप से फिजिक्स की, या फिर आप ये कह सकते हैं साइंटिफिक रूप से फिजिक्स की परिभाषा क्या होगी भाई, साइंटिफिक रूप से फिजिक्स की परिभाषा क्या होगी, तो आप देख सकते हैं। देखो अगर फिजिक्स को परिभाषित करें तो ये कहा जाता है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें ऊर्जा का अध्ययन होता है, जिसमें ऊर्जा का अध्ययन। केवल इतनी बात लिखी हुई है, लेकिन हुआ क्या, बाद में यह कहा जाने लगा कि जो फिजिक्स है उसके अंतर्गत केवल ऊर्जा का ही अध्ययन नहीं होता, अपितु ऊर्जा और द्रव्य, ऊर्जा और द्रव्य के मध्य होने वाली क्रियाओं, के मध्य होने वाली क्रियाओं का भी अध्ययन होता है, क्रियाओं का भी अध्ययन होता है। ये वाली लाइन आप समझे भी। तो देखो प्रारंभ में हम केवल साइंस का ये मानना था कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत केवल किसका अध्ययन होता है, ऊर्जा का अध्ययन होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक के बारे में आप सुनेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन्होंने ये कहा कि भौतिकी के अंदर आप केवल ऊर्जा का अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा एक ही हैं, द्रव्य और ऊर्जा एक ही हैं। इन्होंने ये वाली लाइन कही भाई, और इस लाइन को इन्होंने प्रूव करके भी दिखाया, E बराबर MC स्क्वायर से, E बराबर MC स्क्वायर से इन्होंने प्रूव करके भी दिखाया। इससे कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो ये है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कांस्टेंट होती है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू M, E इज प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसमें ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि ऊर्जा का संबंध किससे है, द्रव्यमान। और द्रव्य किसमें होता है भाई, द्रव्यमान किसमें होता है, द्रव्य या फिर पदार्थ में। तो आप क्या कह नहीं सकते भाई कि ऊर्जा द्रव्यमान से संबंधित है। अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है इसका मतलब उसमें द्रव्यमान है, या फिर ये कह दो आप कि उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। जैसे हमारा कोई वेट है तो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो हमारे अंदर क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, द्रव्य ऊर्जा का ही रूप है। आप द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। इसीलिए केवल ऊर्जा का अध्ययन नहीं किया जा सकता फिजिक्स में, द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली जो अन्योन्य क्रियाएं हैं उनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो आप 2 शब्द और याद रखेंगे। अगर फिजिक्स का फादर आपसे पूछा जाए, फादर ऑफ फिजिक्स, तो कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को, सर आइजक न्यूटन को माना जाता है भाई। क्यों माना जाता है ये भी आप याद रखेंगे। देखो 1643 की बात है, इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। और 1687 में इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें इनके बहुत सारे सिद्धांत थे। तो आप लिख सकते हैं सर आइजक न्यूटन ने 1687 में एक पुस्तक प्रकाशित की, प्रिंसिपिया। क्या नाम था उसका, प्रिंसिपिया। तो ये जो पुस्तक थी इसमें बहुत सारे नियम दिए गए थे, यानी कि बहुत सारे नियमों की व्याख्या की गई थी। जो गति के नियम थे, गति के नियम वो भी इसी में लिखे थे भाई। और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था
गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो भी इसी में लिखा हुआ था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, वो भी इसी में लिखा हुआ था। और देखो इन्होंने मैथ के क्षेत्र में भी बहुत सारी खोजें की हैं। इन्होंने मैथ के क्षेत्र में एक द्विपद द्विपद प्रमेय का नियम दिया है भाई, द्विपद प्रमेय का नियम, वो भी इसमें प्रकाशित किया था इन्होंने। और जो अवकलन गणित होता है, अवकलन गणित, अगर आप में से कोई साइंस साइड का है तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को जानते होंगे। तो जो अवकलन गणित होता है, ये सारी खोजों के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखा। सही है। तो इस नेचुरल, ये जो पुस्तक है इनकी, इस पुस्तक के आधार पर ही, इतनी सारी खोजों के आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है, फिजिक्स का पिता यानी कि फादर ऑफ न्यूटन कहा जाता है। जबकि आधुनिक भौतिकी का पिता, जबकि आधुनिक भौतिकी का पिता जो कहा जाता है, वो कहा जाता है आइंस्टीन को। तो दोनों बात याद रखेंगे कि विज्ञान का, फिजिक्स का जो पिता कहा जाता है वो आइजैक न्यूटन को, जबकि आधुनिक भौतिकी का जो पिता कहा जाता है सर अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। तो यहां से संबंधित कुछ चीजें कभी आपसे पूछी जाती हैं, देखो, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, ये बिल्कुल इंट्रो था, अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि हमें वास्तव में फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो देखो फिजिक्स के अंदर गिने चुने चैप्टर हमें पढ़ने हैं जहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर हमें, तो आप चाहें तो सिलेबस करके इस चीज को लिख सकते हैं भाई, नहीं तो आप जैसे भी लिखना चाहें। सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है इसमें यांत्रिकी। सही है। और यांत्रिकी के अंतर्गत वास्तव में अपने आप में बहुत सारे चैप्टर हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है तरंग का चैप्टर, वेव्स, तरंग पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद में हमें लाइट यानी कि प्रकाश पढ़ना पड़ता है। प्रकाश के बाद हमें ऊष्मा पढ़नी पड़ती है। सही है भाई, ऊष्मा, हीट पढ़नी पड़ती है हमें। और ऊष्मा के बाद हम पढ़ते हैं लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा पढ़ते हैं भाई, वैद्युत धारा पढ़ते हैं। और वैद्युत धारा के बाद चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, चुंबकत्व पढ़ते हैं। और इसके बाद आधुनिक भौतिकी को पढ़ते हैं, आधुनिक भौतिकी। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो हमें क्लियर करने हैं भाई। और लगभग आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इसी से संबंधित हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी, मैकेनिज्म, यांत्रिकी, मैकेनिज्म या मैकेनिक्स कहते हैं, सॉरी मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। और इसमें भी पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम यांत्रिकी के अंदर। पहला चैप्टर है मापन, तो आप हेडिंग लिखें मापन यानी कि मेजरमेंट, मापन या फिर मेजरमेंट क्या होता है भाई। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, मैं इन चीजों को रख कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मापन की बात करें या फिर मेजरमेंट की बात करें क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें दो शब्दों को जानना पड़ेगा भाई। इसके अंदर सबसे पहले हमें दो शब्दों को जानना पड़ेगा। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं भाई। देखो एक तो है राशि, और दूसरा है मात्रा। आप बहुत ध्यान से समझें, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इंट्रो खत्म हो चुका है साइंस का, हमारा पहला चैप्टर है। और यहां से 101% एक क्वेश्चन बनता है भाई। सही है, इस चैप्टर से। तो आप ध्यान से समझेंगे। देखो मापन या मेजरमेंट, और इसके अंदर हमें दो शब्द पढ़ने हैं, एक तो राशि और दूसरा मात्रा। वास्तव में होते क्या है ये, तो देखो समझने की कोशिश करो। राशि वह है, राशि वह है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सही है। अगर आप किसी भी चीज को संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब वो कोई राशि है। जैसे आपकी उम्र, आप उम्र को क्या लिखते हैं, 15 साल, 20 साल या 30 साल, इस तरह से ही तो लिखते हैं भाई, 30 वर्ष। तो ये संख्या हुई या नहीं, तो ये क्या है, एक राशि। जैसे आपसे कहा जाए आपकी उम्र, तो हो गई भाई। जैसे किसी भी चीज की लंबाई क्या है, तो लंबाई बताएंगे आप 15 मीटर या 20 मीटर,
कुछ भी बता सकते हैं। तो क्या संख्यात्मक वैल्यू में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं। आप विद्युत धारा ले सकते हैं 5 एम्पियर 10 एम्पियर। तो विद्युत धारा को देखो, विद्युत धारा आप मान लो 5 एम्पियर की बात कर रहे हैं, तो 5 एम्पियर की अगर बात कर रहे हैं तो 5 संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर रहे हैं या नहीं। या फिर आप देखो ताप की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर भी संख्या आ रही है या नहीं। तो आप बिल्कुल सीधा देखो, आपको बहुत ज्यादा इंटरनल साइंस में नहीं जाना है, आपको जनरल साइंस पढ़ना है। आपको इतनी जानकारियां होनी चाहिए बस कि आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ सकें। सही है। वैसे भी भौतिकी की हमने बात की, भौतिकी का मतलब क्या है, प्रकृति, और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। तो आप समझ गए भाई। और अब मात्रक क्या होता है ये समझते हैं। देखो ये जो राशि है इसे व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, कैसे व्यक्त करने के लिए, जैसे उम्र की बात करी हमने, तो उम्र 30, उम्र 30, 30 क्या है, ये वर्ष हैं, दिन हैं, मिनट हैं, घंटे हैं, कोई ना कोई मान तो बताना पड़ेगा। संख्या तो व्यक्त कर दी हमने, लेकिन ये 30 है क्या, ये वर्ष है भाई, या फिर दिन है, या महीने हैं, या घंटे हैं, क्या है। तो कुछ ना कुछ मानक लेना पड़ रहा है स्टैंडर्ड में। उसी प्रकार से लंबाई, लंबाई 15 तो लिख दी हमने, ये मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, नैनोमीटर है, क्या है। तो वही बात कर रहे हैं हम कि जो राशि है, राशि संख्यात्मक होगी, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए, उसे व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, मात्रक या फिर यूनिट कहते हैं। मात्रक या फिर यूनिट कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, मात्रक या फिर यूनिट राशि को व्यक्त करने की एक मानक होती है, यानी कि स्टैंडर्ड होता है, जिसके द्वारा हम पता लगा पाते हैं कि वो किस प्रकार का है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ रही हैं भाई। अगर हम राशि की बात करें तो राशि को दो भागों में बांटा गया है। राशि को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। आगे तीसरा और भी पढ़ने वाले हैं हम, तो फिलहाल आप यही समझें। एक तो मूल राशि, मूल राशि, और दूसरी होती है व्युत्पन्न। एक तो मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, आप समझेंगे बहुत ध्यान से। अगर हम मूल राशि की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं भाई, मूल राशि क्या होती है। मूल राशि उन राशियों को कहा जाता है जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से व्यक्त होती हैं, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त होती हैं, व्यक्त होती हैं। सही है। जैसे इन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी सहायता नहीं हो, जैसे मैं आपको बताता हूं लंबाई। क्या लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है? नहीं, लंबाई लंबाई ही है भाई। जैसे अगली हम बात करें समय, तो समय को व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, समय तो समय ही होता है भाई। अगला जैसे अगर द्रव्यमान की बात करें हम, तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ताप को व्यक्त करें तो ताप को व्यक्त करने के लिए ना ही विद्युत धारा को और ना ही ज्योति तीव्रता को, सही है भाई, और ना ही आपका मोल पदार्थ की मात्रा को। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अपवाद आपको दिखाई देगा, पदार्थ की मात्रा। देखो पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे मोल में लिया जाता है। किसमें? मोल में लिया जाता है। और मोल जो होता है, जब आप रसायन विज्ञान को पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा पदार्थ का भार अपॉन उसका अणु भार, पदार्थ का भार लिया जाता है ग्राम में। तो वास्तव में मोलों की संख्या दो यूनिट से मिलकर बनी है, एक तो पदार्थ के भार और अणु भार। क्या इसे स्वतंत्र रूप से आप प्रदर्शित कर पा रहे हैं? नहीं। तो वास्तव में स्टैंडर्ड मानक इसे मान लिया गया है। 1960 में एक बैठक हुई थी तो इसे मूल मात्रक मान लिया गया है। वास्तव में इसका स्वरूप मूल मात्रक जैसा नहीं है, इसका स्वरूप है व्युत्पन्न मात्रक जैसा। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए
किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें कहा जाता है मूल राशियां। क्लियर है। और इन राशियों के जो मात्रक होते हैं, इन राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट। जैसे लंबाई को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं आप, समय को सेकंड में व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, सही है भाई, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये कहलाते हैं इसके मात्रक। अभी देखो एक इंट्रो टाइप चल रहा है व्यवस्थित तरीके से, अभी इसके बाद चीजें आने वाली हैं। दूसरा, पहले आप समझ लें बहुत व्यवस्थित तरीके से व्युत्पन्न राशि क्या होती है। व्युत्पन्न राशि वे होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता होती है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब है जिन्हें अपने आप इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़े, मूल राशि की। उन राशियों को कहोगे आप व्युत्पन्न राशि। जैसे आप देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे आप कह सकते हैं भाई चाल कह सकते हैं, सही है, स्पीड, चाल वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है या पूरा सूत्र होता है भाई, वो दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, और दूरी मतलब लंबाई मान सकते हैं आप, दूरी मतलब लंबाई मान सकते हैं भाई। तो चाल एक मात्रक राशि तो है, चाल एक राशि तो है, लेकिन व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि इसे दो राशियों की सहायता से व्यक्त किया जा रहा है, एक तो दूरी और दूसरा समय। दूरी देखो, लंबाई ये क्या है, दूरी या लंबाई ये मूल मात्रक है, और समय ये भी क्या है, मूल मात्रक। यानी कि इसे मूल मात्रकों की सहायता से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी प्रकार से त्वरण आप देख सकते हैं, यानी कि वेग अपॉन समय होता है, वेग अपॉन समय, और ये भी मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर यानी कि आप क्या ले रहे हैं, लंबाई, सेकंड यानी कि समय। तो त्वरण को भी व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, मूल मात्रक की या मूल राशि की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसीलिए इन्हें भी क्या कहा जाता है भाई, व्युत्पन्न राशि। तो अब आप समझ गए होंगे कि वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। देखो, और इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में 1960 में जेनेवा में जो अंतरराष्ट्रीय मापतोल बैठक हुई थी, उसमें अलग अलग जो मेजरमेंट अपनाए गए थे, अलग अलग जो मेजरमेंट को संयुक्त रूप से एसआई प्रणाली बना दिया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है अगला वाला, आप मिस मत करना। तो स्टार्टिंग की चीज थोड़ी सी अजीब लग सकती है क्योंकि आपने पहली बार पढ़ी है और शायद नहीं भी पढ़ते हो आप इन चीजों को। तो ये बहुत हेल्पफुल चीजें हैं, आगे के लिए बहुत काम करेंगी भाई। और इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली जो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो हैं वो हर किसी को, सभी को मिल सकें। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को पढ़ रहे हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।